पीटरसन ने जगत के गले में बाहें डालते हुए कहा, मेरी प्रेम कहानी के विलेन मिस्टर जगत, आज आपके कारण बहुत दिनों के बाद हंस पाया हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच पीटरसन बहुत दिनों के बाद हंस पाया था, और जब उसने काम की बात आरंभ की तब वहाँ नूर उपस्थित थी, याकूब मिर्जा था, जगत और मेजर गुल हमीद थे। डोरियन नूर के निकट ही बैठी थी। पीटरसन कह रहा था, मेजर, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं जो कुछ देख कर आ रहा हूँ वह भयानक है और मुझे आश्चर्य है कि वह सब देखने के बाद मैं कैसे अपने होश कायम रखे हुए हूँ। अब तक पागल क्यों नहीं हो गया। मैंने ढाका में बहुत से कत्ले आम के चित्र लिए थे। उन चित्रों को मैं सुरक्षित लंदन पहुंचाना चाहता था और ये तभी संभव था जब मैं भारत की सीमा तक सुरक्षित नेगेटिव फिल्में ले जा सकता। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा साहसिक अभियान था। जब मैं भारतीय सीमा पर पहुंचा तो मुझे 104 बुखार था। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे पहुंच सका, इसलिए कि भारतीय सीमा में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था और पूरे 24 घंटे बाद मैंने विदेशी पत्रकारों के कैंप में आंखें खोली, जहां मेरे समाचार पत्र का एक डायरेक्टर भी उपस्थित था। खैर, वह मुझे कलकत्ता ले गया और मेरी मेहनत सार्थक हुई। वह फोटो देखकर समाचार पत्र का डायरेक्टर बहुत चकित हुआ। उसने मेरे सामने नया सुझाव रखा, एक बार फिर इधर आने का प्रस्ताव, 5000 पाउंड का आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने स्वीकार कर लिया। कलकत्ते में ही हमने जाली पासपोर्ट और वीजा आदि बनवाए, इसलिए कि मेरे समाचार पत्र का डायरेक्टर फ्रांसीसी संवाददाता के रूप में स्वयं यात्रा करने के लिए इस्लामाबाद से आज्ञा पत्र ले आया था। उस आज्ञा पत्र से, उस नाम से अब मुझे यात्रा करनी थी। मेरे पास इस समय वैधानिक कागजात हैं। इस्लामाबाद का आज्ञा पत्र है, अलबत्ता अब मेरा नाम है लुई काशा, फ्रांसीसी नागरिक। और मैं घूमता फिरता जा पहुंचा दौलतपुर। दौलतपुर इस समय पाकिस्तानी सैनिकों की अच्छी खासी छावनी है। मैंने वहां के कर्नल इशहाक से इंटरव्यू भी लिया। उसने मुझे रात के खाने पर निमंत्रित किया और वह निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया। जैसा कि आप जानते होंगे, हम पत्रकार पीने के बाद बहकने के आदी नहीं होते, लेकिन कर्नल इशहाक पीकर बहक गया। म्यान में लटकती दिखावे की तलवार खींचकर वह बोला, काशा, हम बंगाल को बदल देंगे। बंगालिन अब हमारी बीवियां होंगी, वह हमारे बच्चे जनेंगी और वह लड़के हमारे खिलाफ नहीं उठ सकेंगे, इसलिए कि हम उनके बाप होंगे। मेरी मजबूरी है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, वरना मैं तुम्हें बीवी घर दिखाता। हमारी फौज का बीवी घर यही दौलतपुर में ही लाल महल में हमारा बीवी घर है। इससे अधिक कर्नल ने कुछ नहीं बताया। लगभग वीरान पड़े दौलतपुर में अगले दिन घूमते हुए मुझे पता लगा कि लाल महल किसी जमींदार का किले नुमा मकान है, जो अब फौज के कब्जे में है। उसी दिन मैं लाल महल के सामने से गुजरा भी। उसके दरवाजे पर सख्त फौजी पहरा था। मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने निश्चय किया कि अंदर क्या है, मैं जरूर देखूंगा। तीसरे दिन लगभग आधी रात को प्राण हथेली पर रखकर मैं निकल पड़ा। काम सरासर प्राणों के जोखिम का था, परंतु हिम्मत करके मैं लाल महल की बगल में गड़े बिजली के खंबे पर चढ़ गया और लाल महल के बारजे में जा पहुंचा। फिर महल के अंदर ऊपरी भाग में ऊपर से मैंने देखा लगभग 300 नग्न स्त्री, जो एकदम पत्थर के फर्श पर बिना कुछ बिछावन के पड़ी थी। एक बार तो मुझे लगा कि यह सब भयानक स्वप्न है, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत थी। लेकिन उन नग्न स्त्रियों से अलग ऊपर एक कमरे में, जहां बिजली का पंखा भी लगा था, मुझे स्कर्ट पहने सोती हुई एक स्त्री मिली, और वह ये थी डोरियन। डोरियन के मिल जाने से मुझे आसानी हो गई, इसलिए कि यह मुझे देखकर चौंकी नहीं। इन्होंने मुझे कुछ स्त्रियों से और भी बातें करने का अवसर प्रदान किया। ये वह युवती थी जो आकर्षक थी, सुंदर थी, जिनके पति अथवा संरक्षक मौत के घाट उतार दिए गए थे। बारी बारी से सैनिकों को इन स्त्रियों का उपयोग करने दिया जाता था। सैनिकों से ये भी कहा गया था कि पश्चिमी पाकिस्तान जाते समय वह इन स्त्रियों को पत्नी अथवा रखेल के रूप में ले जा सकेंगे। इन्हें तन ढकने और ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ इसलिए नहीं दिया गया था कि कहीं साड़ी अथवा चादर पाकर यह अभागी स्त्रियां आत्महत्या न कर लें। लेकिन डोरियन की परिस्थितियां भिन्न थी। इसे स्कर्ट पहनने और बिना कवर का रबर का गद्दा इस्तेमाल करने की इजाजत थी। इसका उपभोग भी केवल कर्नल ने ही किया था, परंतु ये सुविधाएं इसे तभी दी गई थी
जबकि ढाका स्थित अमेरिकन कांसुलेट के नाम इसने अपने हाथ से ये लिख कर दिया कि सेना ने उसकी बंगालियों से रक्षा की है तथा कर्नल इशहाक उसे अमेरिकनों को सौंपने के लिए उत्सुक है। इतिहास का जघन्य और क्रूरतम जेलखाना देखने के बाद उन अभागी बहनों में से कुछ से वादा किया था कि मैं प्राण रहते प्रयत्न करूंगा कि यह समाचार, ये दुखदायी स्थिति मुक्तिवाहिनी के हाईकमान को सूचित कर दूं। उसी रात डोरियन की इच्छानुसार मैं इसे साथ लेकर चल पड़ा, मुक्तिवाहिनी सेना की खोज में। जब पीटरसन ने अपनी बात समाप्त की तो एक बात डोरियन ने उसमें और जोड़ी, कूटनीतिज्ञतापूर्ण एक बात और है बीवी घर के बारे में। यूं उन स्त्रियों में धर्म से हिंदू स्त्री भी है और मुसलमान स्त्री भी, परंतु बीवी घर के प्रबंधकों ने प्रत्येक स्त्री को हिंदू नाम देकर ही रखा है। ये सब इसलिए किया गया है कि अगर सैनिकों में ही इस जुर्म का चर्चा हो तो उन्हें इस युक्ति से शांत किया जा सके कि सभी औरतें विधर्मी हैं। उनसे ये सख्ती से कहा जाता है कि वह अपने साथ सोने वाले व्यक्ति को वही नाम बताएं जो उन्हें दिया गया है, अर्थात हिंदू नाम। इन बातों को सुनकर सभी स्तब्ध थे, परंतु नूरजहां तो सुनकर इतनी उत्तेजित हो गई थी कि वह अपनी वाणी और अपनी भाषा संयत न रख सकी। उसने कहा, लगता है नास्तिकों का कहना ठीक ही है, अल्लाह का अस्तित्व ही नहीं है, वरना क्या ऐसे पशुतापूर्ण कार्य करने वाले नापाकियों को कोड़ न होता, और क्या वह घृणित बीमारी से तड़प तड़प कर न मरते। जगत बोला, शांत रहो नूर, उन लोगों को गालियां देने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा, वरना तुमसे 100 गुना और गंदी गालियां मैं दे सकता हूँ। हम लोगों के मेजर कुछ कहेंगे। मेजर गुल हमीद, गंभीर मुख मुद्रा से गुल हमीद ने पीटरसन को देखा। मिस्टर पीटरसन जी, मेजर साहब बता सकते हो कि उन लोगों के पास उस पड़ाव में कितने सैनिक हैं? लगभग 1000। ओह, एक बात और भी स्पष्ट कर दूं मेजर, यूं मेरी हथियारों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनके पास अच्छा खासा तोपखाना है। उनके पास काफी मात्रा में हथियार हैं और एक हेलीकॉप्टर भी है। शांत मेजर बोला, मैंने अपनी इच्छा से मिस्टर जगत को अपना सलाहकार माना है। मेरे पास उन लोगों से कम सैनिक हैं और हथियार तो निश्चय ही बहुत कम हैं। फिर भी अगर मेरे सलाहकार मुझे आज्ञा देंगे तो मैं हमले की योजना निश्चित कर सकूंगा। 2 विकल्प हैं, एक तो यह है कि हम संबंधित जानकारी हेडक्वार्टर को भेजें और आदेश की प्रतीक्षा करें, दूसरा ये कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कार्यवाही की योजना बनाएं। अब तक शांत और गंभीर बैठा याकूब मिर्जा बोला, मुझे कुछ कहने की आज्ञा है। कहो। जगत बोला, मेरा अनुरोध है कि सलाहकार महोदय कार्यवाही का निर्णय लें। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजने और वहां से संदेश प्राप्त होने में देर लग सकती है। कुछ और मिस्टर घोष? जगत ने याकूब मिर्जा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हाँ, अगर आप और मेजर आज्ञा दे तो बीवी घर विजय की एक योजना मैं भी प्रस्तुत करूं। आप मिस्टर घोष? मेजर चौका, क्या कह रहे हैं आप? ऑपरेशन बीवी घर में हमें एक सुसंगठित तोपखाने और अपने से लगभग दुगने सैनिकों से जूझना है। परंतु याकूब मिर्जा का पक्ष लिया जगत ने। एक वही तो था जो जानता था कि यह प्रमोद घोष नहीं, प्रशिक्षित जासूस याकूब मिर्जा है। मेजर, जगत ने टोका। जी, यह माना कि मिस्टर घोष ने बाकायदा मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं ली है। वही तो, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है किसी की बुद्धि आजमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी कार्यवाही का ब्यौरा तैयार करें और यह भी, फिर दोनों योजनाओं पर बहस कर ली जाएगी। मुझे स्वीकार है। परंतु याकूब मिर्जा ने अत्यंत नम्र स्वर में पूछा, आप नाराज तो नहीं हैं मेजर? नाराज? कैसी बातें करते हो प्रमोद? मैं खुश हूँ। मुक्तिवाहिनी की इस यूनिट में माँ के लोग जमा हैं। हमने आपसी सहयोग से कई बढ़िया काम किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारा प्लान अमल के योग्य हुआ तो। साथ ही मेजर उठे और पुकारा, मुयुद्दीन। कार्यालय के बाहर नियुक्त सैनिक ने अंदर आकर अभिवादन किया। मिस डोरियन और मिस्टर पीटरसन हमारे मेहमान हैं। इनके लिए छायादार जगह तैयार कर देनी होगी जब तक ये यहाँ हैं। इन्हें दोनों समय भोजन तो दिया ही जाएगा, साथ ही अगर कॉफी, चाय या शराब की इच्छा प्रकट करे तो। ठहरिए मेजर, मैं अपने लिए मुक्ति सैनिकों को कष्ट देना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे साधारण सैनिक की भांति ही रहने देंगे तो। अनुग्रह के लिए धन्यवाद मिस्टर पीटरसन, परंतु अतिथि के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है।
इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।